चलिए आज की बातचीत शुरू करते हैं। हाँ। हमारे पास भारतीय संविधान के एक बहुत ही जरूरी हिस्से स्टेट लेजिस्लेचर से जुड़े कुछ नोट्स हैं। हम्म। आज हमारा मिशन है राज्य सरकार की मशीनरी के पुर्जे पुर्जे को समझना। हम देखेंगे कि राज्यों में ये जो सत्ता का संतुलन है वो कैसे बनाया गया है, चाबियां किसके हाथ में है, एक नियुक्त गवर्नर या एक चुनी हुई सरकार, और कानून बनाने की रेस में कौन आगे है, जनता की विधानसभा या विशेषज्ञों की विधान परिषद। बिल्कुल। और ये जो नोट्स है ना, ये इस पावर प्ले को समझने के लिए एक बेहतरीन स्टार्टिंग पॉइंट है। इसमें आर्टिकल्स के जरिए पूरा ढांचा समझाया गया है। हाँ, और इन नोट्स में एक बहुत ही मजेदार शॉर्टकट भी दिया है। कहते हैं कि संसद से जुड़े आर्टिकल्स में जैसे 73 से 119 के बीच अगर 89 जोड़ दें तो स्टेट लेजिस्लेचर के वैसे ही आर्टिकल्स मिल जाते हैं। ये तो मतलब कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को आसान बनाने का एक शानदार तरीका है। एग्जैक्टली। ये दिखाता है कि हमारे संविधान का डिजाइन कितना सिमेट्रिकल है, कितना सोचा समझा है। केंद्र और राज्य के स्तर पर कई प्रक्रियाएं बिल्कुल एक जैसी हैं, बस चेहरे बदल जाते हैं। प्रेसिडेंट की जगह गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर की जगह चीफ मिनिस्टर और पार्लियामेंट की जगह स्टेट लेजिस्लेचर। चलिए तो फिर इसे परत दर परत समझते हैं। सबसे पहले राज्य की मुखिया यानी गवर्नर से शुरू करते हैं। ये एक बहुत ही यूनिक पोस्ट है क्योंकि ये चुने नहीं जाते, अपॉइंट किए जाते हैं। तो इनकी नियुक्ति कौन करता है और इनका कार्यकाल कितना होता है? देखिए, आर्टिकल 155 के हिसाब से गवर्नर की नियुक्ति प्रेसिडेंट करते हैं और उनका कार्यकाल आर्टिकल 156 में बताया गया है, जो कहता है कि वे प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत, मतलब ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, पद पर रहते हैं। अच्छा। कहने को तो कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन प्रेसिडेंट उन्हें इससे पहले भी हटा सकते हैं या वो खुद भी इस्तीफा दे सकते हैं। एक मिनट, प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत का मतलब तो ये हुआ कि गवर्नर की कुर्सी हमेशा केंद्र सरकार की मर्जी पर टिकी रहती है। इससे तो राज्य की स्वायत्ता पर असर पड़ सकता है, स्पेशली जब केंद्र और राज्य में अलग-अलग पार्टियों की सरकार हो। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये भारतीय राजनीति में हमेशा से एक बहस का मुद्दा रहा है। संविधान बनाने वालों की सोच तो ये थी कि गवर्नर केंद्र और राज्य के बीच एक पुल का काम करेंगे, लेकिन असलियत में कई बार यह देखा गया है कि इस पद का राजनीतिक इस्तेमाल होता है। टेक्निकली प्रेसिडेंट उन्हें हटाते हैं, बट एज वी नो प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर काम करते हैं, तो असल पावर वो केंद्र सरकार के हाथ में ही रहती है। राइट। और गवर्नर बनने के लिए योग्यता क्या चाहिए? कोई बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट होगी? हैरानी की बात है नहीं। आर्टिकल 157 के मुताबिक योग्यता बहुत सीधी है। वो भारत के नागरिक हों और 35 साल की उम्र पूरी कर चुके हों। बस। हाँ, कुछ शर्तें जरूर हैं, जैसे कि वो संसद या किसी राज्य विधानमंडल के सदस्य नहीं हो सकते और कोई लाभ का पद यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं धारण कर सकते। ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है आसान भाषा में? आसान भाषा में इसका मतलब है कोई भी ऐसी सरकारी नौकरी या पद जिससे सैलरी, भत्ते या दूसरे फायदे मिलते हों। इसके पीछे का सिद्धांत यह है कि गवर्नर जैसा निष्पक्ष पद संभालने वाला व्यक्ति किसी और जगह से सरकार से फायदा न ले रहा हो, ताकि वो बिना किसी दबाव के काम कर सके। गॉट इट। अब आते हैं इनकी शक्तियों पर। नोट्स में क्षमादान यानी पार्डनिंग पावर का जिक्र है। ये प्रेसिडेंट की शक्ति से अलग कैसे है? बहुत बड़ा फर्क है, और ये फर्क हमारे संविधान की पूरी बनावट को दिखाता है। आर्टिकल 161 के तहत गवर्नर लगभग हर सजा माफ कर सकते हैं, पर 2 मामलों में उनके हाथ बंधे हैं: मृत्युदंड यानी डेथ सेंटेंस और सेना की अदालत के फैसले। ये दोनों अधिकार सिर्फ प्रेसिडेंट के पास हैं। और इसके पीछे कोई खास वजह? बिल्कुल, इसके पीछे सोच ये है कि जीवन और मृत्यु का अंतिम फैसला देश के सर्वोच्च पद यानी हेड ऑफ द रिपब्लिक पर बैठे व्यक्ति को ही लेना चाहिए, और सेना से जुड़े मामले वो पूरी तरह से केंद्र के अधिकार में रहें, ताकि नेशनल सिक्योरिटी और मिलिट्री डिसिप्लिन में कोई कंफ्यूजन ना हो। ये शक्तियों के बंटवारे को बहुत साफ करता है। ये तो बहुत क्लियर डिस्टिंक्शन है। और मुख्यमंत्री और उनके मंत्री परिषद के साथ गवर्नर का रिश्ता कैसा होता है? ये पावर इक्वेशन कैसे काम करता है? आर्टिकल 163 के मुताबिक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्री परिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स गवर्नर को सलाह देती है, और सबसे अहम बात यह है कि ये सलाह गवर्नर पर बाध्यकारी यानी बाइंडिंग नहीं है। अच्छा। हाँ, केंद्र में प्रेसिडेंट के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह मानना बाध्यकारी होता है, पर राज्यों में ऐसा नहीं है। ये गवर्नर को कुछ मामलों में अपने विवेक से काम करने की शक्ति यानी डिस्क्रिशनरी पावर देता है। तो गवर्नर असल में चुनी हुई सरकार की सलाह को अनदेखा कर सकते हैं। ये तो बहुत बड़ी पावर है।
हाँ, लेकिन कुछ खास परिस्थितियों में ही, जैसे किस पार्टी को सरकार बनाने के लिए बुलाना है, अगर चुनाव में किसी को बहुमत ना मिले, या किसी बिल को प्रेसिडेंट की मंजूरी के लिए भेजना है, यहीं पे गवर्नर का रोल बहुत क्रिटिकल हो जाता है। और आर्टिकल 167 के तहत मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि वे मंत्रिपरिषद के सभी फैसलों की जानकारी गवर्नर को दें। ये एक तरह से गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच कम्युनिकेशन चैनल को फॉर्मलाइज करता है। तो गवर्नर और मुख्यमंत्री के बीच का ये रिश्ता तो बड़ा दिलचस्प है, जहां सलाह भी है और विवेक की शक्ति भी। लेकिन ये तो हुई कार्यपालिका की बात। अब उस जगह चलते हैं जहां राज्य के लिए असल नियम कानून गढ़े जाते हैं, यानी विधानमंडल में। नोट्स कहते हैं कि सभी राज्यों में व्यवस्था एक जैसी नहीं है। सही। ज्यादातर राज्यों में एक सदनीय यानी यूनिकैमरल व्यवस्था है, जहां सिर्फ एक सदन होता है, विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली। लेकिन 6 राज्यों में द्विसदनीय यानी बायकैमरल व्यवस्था है, जहां विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती हैं। विधानसभा को लोअर हाउस और विधान परिषद को अपर हाउस भी कहते हैं। अच्छा, पर इन 6 राज्यों को याद रखना तो मुश्किल होगा। कोई आसान तरीका है? मैं नोट्स में इसके लिए एक मजेदार ट्रिक दी है, KBOUTM। KBOUTM, ये तो कमाल है। मतलब के से कर्नाटक, ए से आंध्र प्रदेश, बी से बिहार, यू से उत्तर प्रदेश, टी से तेलंगाना और एम से महाराष्ट्र। वाह, ये तो सच में काम का है। बिल्कुल, पर यहाँ एक और दिलचस्प बात है। आर्टिकल 169 के तहत किसी राज्य में विधान परिषद बनाना है या खत्म करना है, इसका अंतिम फैसला संसद के हाथ में है। मतलब राज्य खुद से ये तय नहीं कर सकता? प्रक्रिया मिलीजुली है, जिसे फेडरल स्पिरिट कहते हैं। पहले राज्य की विधानसभा स्पेशल मेजॉरिटी से एक प्रस्ताव पास करती है, फिर उस प्रस्ताव के आधार पर संसद सिंपल मेजॉरिटी से कानून बनाकर इसे लागू कर देती है। एक मिनट, ये स्पेशल मेजॉरिटी और सिंपल मेजॉरिटी में क्या फर्क है? सुनने में तो एक जैसे लगते हैं। ये बहुत बहुत अहम फर्क है और इसे समझना जरूरी है। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब है सदन में मौजूद और वोट करने वाले सदस्यों में से आधे से ज्यादा। ये रोजमर्रा के ज्यादातर कानूनों के लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन स्पेशल मेजॉरिटी एक बड़ी शर्त है। इसमें सदन की कुल सदस्यता का बहुमत तो चाहिए ही, साथ ही मौजूद और वोट करने वालों का 2/3 बहुमत भी चाहिए। विधान परिषद बनाने जैसे बड़े संवैधानिक फैसले के लिए राज्य से ये मजबूत इच्छा शक्ति दिखाने की उम्मीद की जाती है। ठीक है, अब समझ आया। चलिए अब इन दोनों सदनों की तुलना करते हैं। पहले विधानसभा की बात करते हैं, जो हर राज्य में होती है। विधानसभा, जिसे निचला सदन कहते हैं, असल में ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसके सदस्य यानी MLAs सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। आर्टिकल 170 के अनुसार इसकी सदस्य संख्या कम से कम 60 और ज्यादा से ज्यादा 500 हो सकती है। पर नोट्स में कुछ एक्सेप्शंस भी दिए हैं, जैसे गोवा, सिक्किम, मिजोरम। हाँ, कुछ छोटे राज्यों को उनकी कम आबादी के हिसाब से छूट दी गई है। जैसे गोवा और मिजोरम में 40-40 सीटें हैं और सिक्किम में सिर्फ 32। विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, जब तक कि इसे गवर्नर पहले भंग ना कर दें, और सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र है 25 साल। ठीक है, और अब आते हैं विधान परिषद पर। इसकी बनावट तो काफी अलग और जटिल लगती है। इसके सदस्य कैसे चुने जाते हैं? ये डायरेक्ट इलेक्शन तो नहीं है? ये पूरी तरह से इनडायरेक्ट इलेक्शन और नॉमिनेशन का एक अनूठा मिश्रण है। आर्टिकल 171 इसकी पूरी बनावट बताता है। देखिए ये कितना दिलचस्प है। 1/3 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों जैसे म्यूनिसिपैलिटीज और जिला बोर्ड के सदस्य चुनते हैं। फिर 12 में से एक हिस्सा 1/12 ऐसे ग्रेजुएट्स चुनते हैं जिन्हें ग्रेजुएट हुए कम से कम 3 साल हो चुके हों। एक मिनट, ग्रेजुएट्स और टीचर्स के लिए अलग से सीटें क्यों? आज के दौर में ये व्यवस्था कितनी प्रासंगिक है। ऐसा नहीं लगता कि ये एक तरह का विशेषाधिकार है? ये सवाल बहुत अच्छा है। देखिए, संविधान बनाने वालों की सोच ये थी कि विधान परिषद सिर्फ नेताओं का जमावड़ा ना बन जाए। वे चाहते थे कि इसमें समाज के पढ़े लिखे और अनुभवी लोग भी शामिल हों, जो कानून बनाते समय एक अलग पर्सपेक्टिव ला सकें। ग्रेजुएट्स और टीचर्स को प्रतिनिधि चुनकर भेजने का अधिकार देना इसी सोच का नतीजा था, ताकि सदन में शिक्षा और बुद्धिजीवियों की आवाज भी हो। प्रासंगिकता पर बहस आज भी होती है, पर आइडिया यही था। इंटरेस्टिंग। और बाकी सदस्य? उतना ही, यानी 1/12 हिस्सा ऐसे शिक्षक चुनते हैं जो कम से कम 3 साल से सेकेंडरी या उससे ऊपर पढ़ा रहे हों। फिर 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्य यानी MLAs चुनते हैं।
और बाकी बचे 16 सदस्य गवर्नर द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। और ये मनोनीत सदस्य कौन होते हैं? ये लोग साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा और एक खास क्षेत्र सहकारी आंदोलन कोऑपरेटिव मूवमेंट के विशेषज्ञ होते हैं। कोऑपरेटिव मूवमेंट, ये तो राज्यसभा के नॉमिनेशन से अलग है, वहां ये कैटेगरी नहीं है। सही पकड़ा, ये राज्यों की जरूरतों को ध्यान में रखकर जोड़ा गया है। और विधान परिषद एक स्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होती। इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं। इसलिए एक सदस्य का कार्यकाल 6 साल का होता है और सदस्य बनने की न्यूनतम उम्र है 30 साल। ओके, तो हमारे पास 2 बहुत अलग तरह के सदन हैं। एक जनता द्वारा सीधे चुना हुआ, युवा और गतिशील, दूसरा अनुभवी लोगों का स्थायी और ज्यादा परिपक्व। तो जब ये दोनों किसी कानून पर असहमत होते हैं तो जीतता कौन है? क्या केंद्र की तरह जॉइंट सिटिंग का कोई प्रोविजन है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में रखकर देखें तो साधारण बिल के मामले में असली ताकत विधानसभा के पास ही है। और सबसे बड़ी बात, राज्यों में केंद्र की तरह संयुक्त बैठक यानी जॉइंट सिटिंग का कोई प्रावधान नहीं है। तो फिर डेडलॉक कैसे रिजॉल्व होता है? डेडलॉक रिजॉल्व ही नहीं है, विधानसभा की मर्जी ही चलती है। प्रक्रिया ये है, अगर विधानसभा कोई बिल पास करके विधान परिषद को भेजती है तो विधान परिषद उसे पहली बार में सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 3 महीने तक रोक सकती है। अगर विधानसभा उसे दोबारा बिना किसी बदलाव के या बदलाव के साथ पास करके भेज दे तो परिषद उसे सिर्फ 1 महीना और रोक सकती है, 4 कुल मिलाकर। इसके बाद बिल अपने आप दोनों सदनों से पास मान लिया जाता है। मतलब विधान परिषद किसी बिल को खत्म नहीं कर सकती, सिर्फ उसे 4 महीने तक डिले कर सकती है। बिल्कुल यही तो विधान परिषद एक तरह से स्पीड ब्रेकर की तरह है, रोड ब्लॉक की तरह नहीं। वो बिल की रफ्तार धीमी कर सकती है, सरकार को उस पर दोबारा सोचने का मौका दे सकती है, लेकिन आखिरी फैसला तो विधानसभा का ही होता है। इट्स अ डिलेइंग चैम्बर, नॉट अ रिजेक्टिंग चैम्बर। और धन विधेयक यानी मनी बिल्स का क्या वहां भी यही कहानी है? धन विधेयक के मामले में तो विधानसभा की ताकत और भी ज्यादा है, लगभग असीमित। आर्टिकल 198 के अनुसार मनी बिल सिर्फ विधानसभा में ही पेश हो सकता है, वो भी गवर्नर की पूर्व अनुमति से। विधानसभा से पास होने के बाद जब ये विधान परिषद में जाता है तो परिषद को इस पर अपनी सिफारिशें देने के लिए सिर्फ 14 दिन मिलते हैं। सिर्फ 14 दिन? हाँ, और अगर 14 दिन में बिल वापस नहीं किया या परिषद ने जो सिफारिशें दी उन्हें विधानसभा ने नहीं माना, तब भी बिल को दोनों सदनों से पास मान लिया जाता है। ये सीधे तौर पर उस लोकतांत्रिक सिद्धांत को स्थापित करता है कि जनता के पैसे पर यानी वित्तीय मामलों पर पूरा नियंत्रण सिर्फ जनता द्वारा चुने गए सदन का ही होगा। ये तो बिल्कुल साफ है कि पावर बैलेंस पूरी तरह से विधानसभा के पक्ष में झुका हुआ है। पूरी तरह से। और इसका एक और कारण है, आर्टिकल 164 के तहत काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी विधानसभा के प्रति ही सामूहिक रूप से उत्तरदायी यानी कोलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है, विधान परिषद के प्रति नहीं। सरकार तभी तक सत्ता में रहती है जब तक उसे विधानसभा में बहुमत हासिल हो। तो आज हमने राज्य सरकार की मशीनरी को करीब से देखा। मुख्य बातें थी गवर्नर की अनूठी और विवादास्पद स्थिति, जहां वो प्रेसिडेंट द्वारा नियुक्त होते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह उन पर बाध्यकारी नहीं होती है। फिर हमने देखा कि राज्यों में 2 तरह के विधानमंडल होते हैं, एक सदनीय और द्विसदनीय, जिसे कबूटम ट्रिक से आसानी से याद रख सकते हैं। और आखिर में कानून बनाने की प्रक्रिया में विधानसभा का दबदबा, चाहे वो ऑर्डिनरी बिल हो या मनी बिल। बिल्कुल। और यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। इन नोट्स में आर्टिकल 169 का जिक्र है, जो संसद को किसी राज्य की विधान परिषद को बनाने या खत्म करने की शक्ति देता है। इसका मतलब है कि किसी राज्य में ऊपरी सदन का अस्तित्व वो पूरी तरह से उस राज्य की इच्छा पर भी निर्भर नहीं है। ये केंद्र और राज्य के बीच एक गतिशील प्रक्रिया है, जिसमें राज्य प्रस्ताव भेजता है और अंतिम फैसला वो संसद लेती है। सही बात है। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि विधान परिषद की असल भूमिका क्या है। क्या ये सिर्फ एक समीक्षा करने वाला सदन है जो जल्दबाजी में बनने वाले कानूनों पर एक कूलिंग ऑफ पीरियड देता है, या ये एक विशेषज्ञों का सदन है, जैसा कि इसके यूनिक कॉम्पोजिशन से लगता है, या फिर ये एक ऐसी राजनीतिक इकाई है जिसे उन नेताओं को अकोमोडेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो सीधे चुनाव नहीं जीत पाते और जिसे राजनीतिक समीकरणों के हिसाब से बनाया या हटाया जा सकता है। संविधान इसका कोई सीधा जवाब नहीं देता। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आगे सोचा जा सकता है।